हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर आज अपने इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होती है। डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जो करंट अफेयर होते हैं उन पर अपने इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास आपको मिलती है। इस वीडियो क्लास को हम लोगों ने एक मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा गया है, जिस मासिक पैकेज में देखा जाए तो आपको डेली क्लास वीडियो क्लास तो मिलती ही है। क्लास के साथ साथ में क्लास पीडीएफ पीपीटी भी आपको शेयर की जाती है। डेली 10 एमसीक्यू का टेस्ट भी होता है। महीने के एंड में आपको कंपाइल पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। पूरा कंटेंट हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यानी कि बाइलिंगुअल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। यूपी स्पेशल की जो महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं, जैसा कि आज देखा जाए दोपहर में जो यूपी स्पेशल का पूरे 1 साल का करंट अफेयर अपलोड किया गया है वीडियो, उसकी पीडीएफ भी आपको इसी मासिक पैकेज के अंतर्गत मिल जाती है। ये मासिक पैकेज आप हमारे ऐप पर जाकर या फिर वेबसाइट पर जाकर समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन सर्च करते हैं, उसके होम पेज को ओपन करेंगे। होम पेज को ओपन करने के बाद आपको वीडियो लेक्चर के सेक्शन में जाना है। वीडियो लेक्चर के सेक्शन से आप अगस्त 2026 का जो हमारा मासिक पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसको ज्वाइन करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको सारे पीडीएफ मिलते रहते हैं। ठीक है, तो प्रिंटेबल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा मासिक पैकेज जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर के अंतर्गत कौन कौन सी खबरें इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली खबर देखते हैं यहाँ पर कौन सी खबर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली खबर है कि मनोज कुमार द्विवेदी को देखा जाए तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने 1997 बैच के एजीएमयूटी कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं मनोज कुमार द्विवेदी। इनको देखा जाए तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनको देखा जाए तो केशव चंद्र के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें हाल ही में खान मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, नियुक्ति से पूर्व कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में रह चुके हैं। यानी कि जो मनोज कुमार द्विवेदी हैं, ये अभी देखा जाए तो जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है उसमें अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे, साथ ही साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, और इनको अब देखा जाए एनडीएमसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात की जाए तो आईआईटी दिल्ली एवं आईआईएम बेंगलुरु के पूर्व छात्र मनोज कुमार द्विवेदी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, चलिए अगली खबर देखते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट। कैप्टन शिवानी बनी भारतीय सेना प्रमुख की पहली महिला एडीसी। ठीक है, भारतीय सेना प्रमुख जो है उनकी पहली महिला एडीसी कौन नियुक्त हुई है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कैप्टन शिवानी। बात की जाए तो कैप्टन शिवानी भारतीय सेना प्रमुख की पहली महिला एडी कैप, ठीक है, एडी कैंप, जिसको आप शॉर्ट में एडीसी भी कहते हैं, एडीसी नियुक्त होकर भारतीय सेना के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यहां पर बात की जाए तो एडी कैंप वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के आधिकारिक सैन्य सहायक होते हैं। जो एडी कैंप होते हैं बेसिकली ये होता क्या है, पद क्या होता है, तो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जो होते हैं ना, उनके आधिकारिक सैन्य सहायक होते हैं जो प्रशासनिक तथा औपचारिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। बात की जाए तो यह नियुक्ति भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, नेतृत्व क्षमता तथा नारी सशक्तिकरण को दर्शाता है। बात की जाए तो यह उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के विस्तार तथा लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से जो नियुक्तियों का पॉइंट होता है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और वहां पर देखा जाए कोई महिला किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचती है तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर इनका नाम याद रखिएगा, कैप्टन शिवानी। कैप्टन शिवानी भारतीय सेना प्रमुख की पहली महिला एडीसी नियुक्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं। अरिहा पंगम्बम, ठीक है, जो अरिहा पंगाम्बम है, इन्होंने एशियाई एरोबेटिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बात की जाए तो मणिपुर की 22 वर्षीय अरिहा पंगाम्बम ने एशियाई एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में सीनियर महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, और इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। ठीक है, पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी है ये, और इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखा जाए अभी तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी एशियाई एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं हासिल किया है। पहली कौन बन गई है यहाँ पर देखा जाए, इनका नाम क्या है? अरिहा पंगाम्बम। ये कहाँ से है? ये मणिपुर की है। 22 वर्षीय देखा जाए अरिहा पंगाम्बम ने एशिया एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप के सीनियर महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। देखा जाए तो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? फिलीपींस में किया गया था। कहां पर? फिलीपींस में हुआ था, जहां उनकी जीत के साथ भारतीय राष्ट्रगान गूंजा। यह उपलब्धि भारतीय जिम्नास्टिक्स के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती खेल उपलब्धियों को दर्शाता भी है। चलिए आगे देखा जाए, अगली खबर क्या है?
अगली खबर है अग्नि 4 से संबंधित। अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यहां पर देखा जाए 6 अगस्त 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यहां पर बात करें तो यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में हुआ था, जिससे मिसाइल के सभी ऑपरेशनल एवं तकनीकी मानकों की पुष्टि हुई। यहां पर बात की जाए तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ के द्वारा विकसित अग्नि 4 की मारक क्षमता लगभग कितनी है? 4000 किलोमीटर है। अग्नि 4 की मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है। उसी प्रकार से क्या बता सकते हैं अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी? जो अग्नि 5 विकसित किया जा रहा है अग्नि 5, इसकी मारक क्षमता कितनी होगी? कमेंट करके बताइएगा। यहां पर बात करें तो अग्नि 4 की सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो परमाणु एवं पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। तो अग्नि जो 4 मिसाइल है, इसके जो फीचर्स हैं उनको जाने रहिएगा। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। प्रज्ञानंद ने पहली बार सेंट लुई रैपिड एवं ब्लिट्ज खिताब जीत लिया है। यहां पर देखा जाए जो आर प्रज्ञानंद है, इन्होंने सेंट लुई रैपिड एवं ब्लिट्ज खिताब जीता है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने सेंट लुई रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब पहली बार 23.5 अंकों के साथ जीता है। अब ये जो सेंट लुई रैपिड एवं ब्लिट्ज प्रतियोगिता थी, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन सेंट लुइस में किया गया था। कहां पर? सेंट लुइस में इसका आयोजन किया गया था। देखा जाए तो उन्होंने उज्बेकिस्तान के जवोखिर सिंदरोव को 22 अंकों पीछे छोड़कर अपने नाम यह खिताब हासिल किया, जबकि वेस्ली सो जो थे ये 20 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। आगे चर्चा की जाए, इस जीत के साथ प्रज्ञानंद की ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल में जगह लगभग सुनिश्चित हो गई है। वे अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वर्ष 2026 में यह उनका दूसरा बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब है। इससे पहले उन्होंने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था। ठीक है, चलिए अगली खबर पर देखते हैं। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौता किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए मक्का संयुक्त रक्षा समझौता किन देशों के बीच में हुआ है? परीक्षा पूछे तो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। एक तरीके से देखा जाए जो इस्लामिक नाटो का कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक नाटो का कॉन्सेप्ट यहां से जन्म लेता है, और जिस प्रकार से देखा जाए नाटो कार्य करता है, उसी प्रकार से देखा जाए तो इन इस्लामिक कंट्रीज ने आपस में मिलकर एक इस्लामिक नाटो बनाने का प्रयास किया है। यहां पर बात की जाए तो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने मक्का में मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला तीनों देशों पर सामूहिक हमला माना जाएगा। ठीक है, जैसे नाटो कंट्रीज है ना, नाटो में क्या होता है कि किसी एक नाटो कंट्रीज पर अगर हमला हुआ है तो उसको माना जाता है कि सभी नाटो कंट्रीज पर हमला हुआ है। ठीक है, और सब लोग मिलकर फिर रिटेलिएट करते हैं। उसी प्रकार से देखा जाए तो ये जो समझौता हुआ है ना, मक्का संयुक्त रक्षा समझौता, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जीएस पेपर 2 मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखा जाए तो यह समझौता सामूहिक रक्षा सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और इस्लामिक एकजुटता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। बात की जाए तो इस समझौते पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तथा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। भारत ने इस घटनाक्रम पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने की बात कही है और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। गोवर्धन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, जो गोवर्धन योजना थी इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवर्धन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन बढ़ाकर प्राकृतिक गैस आयात की निर्भरता कम करना है। ठीक है, जो प्राकृतिक गैस होती है उसकी आयात पर जो निर्भरता है उसको कम करने के उद्देश्य से एवं कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। बात करें तो कृषि अपशिष्ट, गोबर, चीनी उद्योग के अपशिष्ट एवं जैविक कचरों से उत्पादित जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसका उपयोग सीएनजी तथा पीएनजी में मिश्रण के रूप में किया जाता है। सीएनजी एवं पीएनजी में मिश्रण के रूप में इस सीबीजी का उपयोग किया जाता है। बात की जाए तो इस योजना से किसानों, सहकारी समितियों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा महिला उद्यमियों को लाभ मिलेगा एवं स्वच्छ ऊर्जा तथा अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा भी मिलेगा। बात की जाए यहाँ पर लक्ष्य की, तो लक्ष्य के अनुसार सीएनजी और पीएनजी में वित्त वर्ष 2026-27 तक 3% तथा 2027-28 में 4% और 2029-30 में 5% कंप्रेस्ड बायोगैस मिश्रण सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टारगेट है कि किस प्रकार से आगे, जैसे अभी एथेनॉल
मिक्स करने का लक्ष्य निर्धारित किया था ना सरकार के द्वारा, उसी प्रकार से देखा जाए तो जो सीएनजी और पीएनजी है उसमें अब सीबीजी का मिश्रण किया जाएगा, कंप्रेस्ड बायोगैस का मिश्रण किया जाएगा। और इस कंप्रेस्ड बायोगैस का मिश्रण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको आप यहां से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य युवा आयोग का गठन होगा। अब ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर होता है उस यूपी स्पेशल करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके मेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 से 35 आयु वर्ग के युवाओं के लिए राज्य युवा आयोग के गठन एवं समग्र राज्य युवा नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। इस आयोग के गठन के पीछे का उद्देश्य क्या होगा? तो आयोग का उद्देश्य युवा कल्याण योजनाओं की निगरानी करना, उनका मूल्यांकन करना, आवश्यक सुझाव प्रदान करना होगा। यहां पर बात करें तो प्रत्येक जिले में यूथ इंक्यूबेशन सेंटर तथा करियर मार्गदर्शन, छात्रवृत्ति एवं रोजगार हेतु एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना का विस्तार सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों तक करने एवं खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश में राज्य युवा आयोग गठित किया जाएगा, इसका दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। और इसमें देखा जाए टारगेट कौन होंगे, किस आयु वर्ग के लोग टारगेट किया जाएगा? तो 16 से 35 आयु वर्ग के जो युवा है उत्तर प्रदेश को, उनको टारगेट किया जाएगा। युवा कल्याण योजनाओं की निगरानी करना, उनका मूल्यांकन करना तथा आवश्यक सुझाव प्रदान करना इस राज्य युवा आयोग का मुख्य कार्य होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। उत्तर प्रदेश का पहला एडवांस पेट्रियाटिक सेंटर दीपावली से पहले शुरू हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान जो SGPGI है, SGPGI, यहां पर देखा जाए SGPGI लखनऊ में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला एडवांस पेट्रियाटिक सेंटर विकसित किया जाएगा। पहले चरण देखा जाए तो दीपावली 2026 से 310 बेड की सेवाएं शुरू हो जाएंगी, जबकि जून 2027 तक इसकी कुल क्षमता जो 575 बेड की है वो संचालित की जाएगी। यहां पर बात करें तो इस केंद्र में नवजात गहन चिकित्सा इकाई, बाल गहन चिकित्सा इकाई, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एवं 20 से अधिक सुपर स्पेशलिटी विभागों की सुविधा उपलब्ध होगी। यह केंद्र बाल चिकित्सा उपचार, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान को बढ़ावा देने एवं प्रतिवर्ष 48 बाल रोग विशेषज्ञ तैयार करने की क्षमता हेतु विकसित की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला एडवांस पेट्रियाटिक सेंटर कहां पर विकसित किया जाएगा? परीक्षा में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का पहला एडवांस पेट्रियाटिक सेंटर कहां पर विकसित किया जाएगा, तो ये विकसित किया जाएगा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में, जो PGI लखनऊ है ना, वहीं पर इसको विकसित किया जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला ने सैन्य सेवा शुरू कर इतिहास रचा है, ठीक है। इसाबेला है ये, इन्होंने देखा जाए तो डेनमार्क की राजकुमारी है और वहां पर सैन्य सेवा इन्होंने प्रारंभ किया है। बात की जाए डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला ने 11 माह की सैन्य सेवा शुरू कर शाही परिवार की पहली महिला सदस्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। यानी कि जो सैन्य सेवा देने वाली पहली महिला सदस्य बनी है शाही परिवार की, उन्होंने सॉलगेल्सो स्थित एंटवोर्स कोव बैरक में गार्ड हुसार रेजिमेंट के साथ अपना सैन्य प्रशिक्षण आरंभ किया है। डेनमार्क में महिलाओं के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा 2024 में लागू की गई थी, जिसके बाद से पहली ऐसी शाही नियुक्ति हुई है। यहां पर देखा जाए प्रशिक्षण में हथियार संचालन, सैन्य उपकरण, शारीरिक प्रशिक्षण, मैदानी अभ्यास, अनुशासन एवं नेतृत्व से संबंधित व्यापक सैन्य शिक्षा सम्मिलित है, ठीक है। तो यहां पर आपको इनका नाम याद रखना है। राजकुमारी इसाबेला जो है ये कहां की राजकुमारी है जिन्होंने सैन्य सेवा प्रारंभ की है? तो ये डेनमार्क की राजकुमारी है और पहली ऐसी महिला सदस्य है शाही परिवार की जिन्होंने सैन्य सेवा प्रारंभ की है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। लखनऊ और नोएडा में डीप टेक यू हब को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था। उसी अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने के बाद में जो राज्य मंत्रिमंडल है, उस राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा ये जो यू हब है, इसको डीप टेक यू हब, इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने लखनऊ और नोएडा में डीप टेक यू हब की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक बजट भी स्वीकृत की गई है। यहां पर देखा जाए नोएडा यू हब में क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, जबकि लखनऊ यू हब जो है इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हेल्थ टेक, औद्योगिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कृषि जैव प्रौद्योगिकी पर कार्य किया जाएगा। यानी कि दोनों का कार्य अलग अलग है। जो नोएडा है, नोएडा में बेसिकली फोकस किया जाएगा कंप्यूटिंग पर, ठीक है, सेमीकंडक्टर पर, रोबोटिक्स और
डिफेंस, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस किया जाएगा। जबकि जो लखनऊ यू हब है, यहां पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ साथ में हेल्थ टेक, औद्योगिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कृषि जैव प्रौद्योगिकी पर कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों अपने कार्यों में एक दूसरे से भिन्न है और दोनों जगह पर देखा जाए तो डीप टेक यू हब विकसित किया जाएगा। चलिए देखते हैं। यू हब अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप, उद्योग, निवेशकों एवं शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर जोड़कर डीप टेक नवाचार को बढ़ावा देगा। यू हब का संचालन 11 सदस्यीय निदेशक मंडल तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे रोजगार, निवेश, अनुसंधान और व्यवसायीकरण को गति मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आम जनता के लिए उपलब्ध होने की वर्षगांठ मनाई जा रही है। जो www है ना, जैसे आप www.gov.com, ठीक, www.समसामयिकघटनाचक्र.com, ये सब चीजें आप सर्च करते हैं ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है MPPCS 2018 में। यहां पर देखा जाए जो 6 अगस्त 1991 था, 6 अगस्त 1991 को वर्ल्ड वाइड वेब पहली बार आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया, जिसने वैश्विक सूचना आदान प्रदान में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। यहां पर देखा जाए ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नस ली ने 1989 में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में कार्य करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किया था। ठीक है, और यह सवाल देखा जाए तो UPSSC में पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, विकास किसके द्वारा किया गया था, तो उनका नाम है टिम बर्नस ली। ठीक, चलिए देखते हैं। 6 अगस्त 1991 को उन्होंने यूजनेट के ऑल्ट हाइपर टेक्स्ट समूह पर वर्ल्ड वाइड वेब परियोजना के विवरण साझा किया तथा पहली बार इन्फोक्रेंसेच प्रारंभ की गई थी। यहां पर देखा जाए 1993 में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन ने वर्ल्ड वाइड वेब तकनीक को निःशुल्क और रॉयल्टी मुक्त घोषित किया, जिससे इंटरनेट पे व्यापक विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ था। और इसी जो इवेंट था, इसी इवेंट का जो वर्षगांठ मनाया जाता है वो हर साल कब मनाया जाता है, 6 अगस्त को मनाया जाता है। इसीलिए जो 6 अगस्त का दिन होता है इसको आप वर्ल्ड वाइड वेब डे के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न पहला क्या है कि नई दिल्ली जो NMDC है, NDMC म्युनिसिपल काउंसिल, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल जो है, इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? केशव चंद्र को, मनोज कुमार द्विवेदी को, राजीव कुमार या फिर संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय सेना प्रमुख की पहली महिला एड कैंप बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? कैप्टन शिवानी, कैप्टन अवनी, लेफ्टिनेंट भावना या फिर कैप्टन मोहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का लगभग मारक क्षमता कितनी है? 2000 किलोमीटर, 3000, 4000 या फिर 5500 किलोमीटर। चौथा सवाल क्या है? लखनऊ और नोएडा में स्थापित किए जाने वाले डीप टेक यू हब के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में कितनी प्रारंभिक राशि स्वीकृत की गई है? 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़ या 200 करोड़। और अंतिम सवाल क्या है? पांचवा सवाल है वर्ल्ड वाइड वेब पहली बार आम जनता के लिए कब उपलब्ध कराया गया? 6 अगस्त 1989, 6 अगस्त 1990, 6 अगस्त 1991 या फिर 6 अप्रैल 1993। ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करें। और साथ ही साथ देखा जाए तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ साझा भी किया करें। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक भी किया करें। एक होता है हाइप का ऑप्शन, ठीक है, जब कमेंट करते हैं ना, कमेंट को स्लाइड करते तो हाइप का ऑप्शन होता है। अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को हाइप भी दिया करें। और वीडियो को एंड में, जब आप वीडियो एंड करते हैं तो मैं डेली कहता हूं कि वीडियो के एंड में आपको क्या लिखना होता है? आपको लिखना होता है डन। डन का मतलब ये है कि आपने अपना करंट अफेयर का टास्क कंप्लीट कर लिया। और अगर आपने 8 अगस्त के टास्क को कंप्लीट कर लिया है तो वीडियो के एंड में जरूर से लिखिएगा डन। ठीक है, और इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।